कभी ऐसा नहीं हुआ कि दो राइजिंग पावर एक साथ इतनी नजदीक में भी हो और उनके बीच में टेंशन भी हो, लेकिन फिर भी वो ग्रो कर रहे हैं। 2025-26 के अंदर दुनिया की अर्थव्यवस्था किस रफ्तार से बढ़ेगी? वो बढ़ेगी 3.3%। उसमें कहा कि हमारे युवाओं के पास में बहुत अच्छा मौका है कि ये एक रिवोल्यूशन इस समय हो रही है। बहुत सारी चीजें देखिए, ये फोन जो वो बता रहे हैं, हमारी जो सोलर सेक्टर की मैन्युफैक्चरिंग है वो खत्म हुई है, बर्बाद हुई है और चीन ने डंपिंग शुरू कर दी है। दुनिया भर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के लिहाज से देखें तो चीन के पास में 30% ऑफ द ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। हमारे मोबाइल फोन की बैटरी से लेकर जो ईवी कार की बैटरी है, बैटरी के बाजार का बेकार बादशाह है चीन। हम इलेक्ट्रिक कार का यूज तो कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक कार लेकर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम डिपेंड हैं। सबसे बड़ा मसला है ये ट्रेड डेफिसिट। इतना बड़ा ट्रेड डेफिसिट, यानी इसमें मुनाफे में चीन है, स्वदेशी अपना है, लेकिन स्वदेशी को अपनाने के मामले में लोग, भारत के ही लोग कितने जागरूक हैं वो ये आंकड़े बताते हैं। जो सस्ता बेच सकता है तो भारत के उत्पादक को घाटा होगा, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं थी आपके पास ट्रेडिंग कैपेसिटी थी। यही जो सारी चीज है ये चीन के सामने हमें कमजोर बना रही है। तो देखिए, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि चीन भारत के इलाके के अंदर घुसा है, लेकिन ये जो घुसने की बात की दस्तावेजों के हिसाब से करीब 43,000 वर्ग किलोमीटर जो है वो भारत का इलाका चीन के कब्जे में है। लेकिन यहाँ से जब वो आगे बढ़ रहा है तो इस पे क्या कार्रवाई चल रही है? इससे आगे बताइए, और इससे आगे आते हैं तो फिर लड़ाई टकराव की स्थिति में जाएगी। वो हथियारों की टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है, वहां पे हम काफी पीछे रह रहे हैं। चीन के पाकिस्तान को जो पैटर्न टैंक मिले थे अमेरिका से, उनको हमने बर्बाद किया था। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। आज लोकसभा में एक मुद्दा उठा, मुद्दा भारत और चीन से जुड़ा हुआ, मुद्दा टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ, मुद्दा भारत और चीन की सीमा से जुड़ा हुआ। भारत और चीन में कितना अंतर है, भारत और चीन टेक्नोलॉजी से एक दूसरे से कितना आगे पीछे हैं, व्यापार में, आयात निर्यात में भारत और चीन में क्या अंतर है, ये सब जानने के लिए, ये सब बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रणय उपाध्याय। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि भारत और चीन तकनीकी रूप से, औद्योगिक रूप से और शस्त्रीय रूप से कितना आगे पीछे हैं। प्रणय, भारत और चीन में क्या अंतर है? भारत और चीन में बहुत अंतर है। हम दोनों ही बहुत पुरानी सभ्यताएं हैं, पड़ोस में हैं, और शायद दुनिया में पहला ऐसा मौका है जब दो बड़ी इकोनॉमीज इतने नजदीक में एक साथ उभर रही हों। दो इमर्जिंग इकोनॉमीज, हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ। रोमन साम्राज्य हुआ या इजिप्ट के अंदर जब फराउस का शासन था, इस तरीके से ग्लोबल जो पावर सेंटर है वो अलग अलग जगह फोकस होते रहे, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि दो राइजिंग पावर एक साथ इतनी नजदीक में भी हों और उनके बीच में टेंशंस भी हों, लेकिन फिर भी वो ग्रो कर रहे हों। तो भारत और चीन के बीच में हिमालय की दूरी भी है बहुत सारे मामलों के अंदर, क्योंकि वो हिमालय के पड़ोस के हमारे पड़ोसी हैं, पार के पड़ोसी हैं। लेकिन आज जो नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा, बहुत सारी मुद्दे हैं, बहुत सारी चिंताएं हैं, और शायद उन्होंने जो कुछ कहा, कई लोग जो राहुल गांधी को सुन रहे होंगे उन्हें लग रहा होगा कि देखा ये बहुत अच्छे से इन्होंने बताया, पर लगभग अगर वही बातें आप देखें तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने जो अभी इकोनॉमिक सर्वे दिया था, उस इकोनॉमिक सर्वे के अंदर भी लगभग वैसी ही चिंताएं हैं। यानी चीन के बढ़ते हुए कद को लेते हुए और साथ ही हमारा जो स्लो डाउन हो रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर जो एक सुस्ती आ रही है, जिसमें रफ्तार देने के लिए, जिसको स्टिमुलस देने के लिए जो है वो 12 लाख रुपए का जो स्टिमुलस दिया गया है, यानी 12 लाख रुपए तक की आय के जितने लोग हैं उन सबको एक आयकर के अंदर छूट दी गई है। तो ये सब कुछ क्यों करना पड़ा? ये इसलिए करना पड़ रहा है कि एक तो एक वैश्विक मंदी का दौर आ रहा है। यानी अगर आप देखें कि दुनिया भर में जो अर्थव्यवस्था है वो कैसे बढ़ी, तो ग्लोबल अगर आप एवरेज लेते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ रेट का, तो वो 2000 से लेकर 2019 तक आया 3.7%। लेकिन अब वो जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट माना जा रहा है, यानी 2025-26 के अंदर दुनिया की अर्थव्यवस्था किस रफ्तार से बढ़ेगी, वो बढ़ेगी 3.3%। यानी हिस्टोरिक जो हाई है उससे अब हम लो जा रहे हैं। उसी तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था की भी अगर बात की जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था में भी सुस्ती महसूस की जा रही है। तमाम कोशिशों के बावजूद सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर खूब बढ़ाया, उन सब के बावजूद तो जो राहुल गांधी आज लोकसभा के अंदर कह रहे थे धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर, देखिए उसमें राजनीति अलग है, लेकिन जिन मुद्दों की हम बात करें लगभग वही बातें सरकार भी कर रही है, प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं, नेता विपक्ष भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इस चीज को लेकर चिंता जता रहे हैं। यहां तक कि जो इंडिया इंक है, यानी जो बिजनेस लीडर्स हैं, वो भी इस बात को लेकर चिंता जता रहे हैं, क्योंकि कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर वो सारी चीजें नजर नहीं आ रही हैं। रोजगार का संकट एक बड़ा संकट है, महंगाई एक बड़ा संकट बन रही है, और साथ ही अगर हम नॉन प्रोडक्टिव ग्रोथ करेंगे, यानी अगर हमने ये पॉपुलेशन डिविडेंड का समय बिता दिया या हम चूक गए, तो इसके बाद हम एक गहरे रसातल के अंदर जा सकते हैं, इस बात का खतरा है। और ये बहुत अच्छा, तो राहुल गांधी ने भी इसी चीज के बारे में कहा। उन्होंने आज हाउस में कहा कि हमारे युवाओं के पास में एक बहुत अच्छा मौका है कि ये एक रिवोल्यूशन इस समय हो रही है। बहुत सारी चीजें से देखिए, ये फोन जो वो बता रहे हैं, ये फोन दिखाते हुए उन्होंने अपना फोन दिखाया है, लेकिन ये बताने की कोशिश की है कि हमारी जो मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग है वो चीन को चली गई। बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये कहां खड़ा हुआ है, और हम इसमें अगर देखें तो ये अगर आप आर्थिक सर्वेक्षण देखते हैं जी, तो आर्थिक सर्वेक्षण के अंदर आपको इसके आंकड़े साफ तौर पर नजर आते हैं। यानी अगर हम सौर ऊर्जा की बात करें,
सौर ऊर्जा के ऊपर 2017 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की एक बड़ी रोचक रिपोर्ट आई थी। नरेश गुजराल उस समय उसके चेयरमैन थे और उसने साफ तौर पर इस बात को इंगित किया था कि कैसे हमारी जो सोलर सेक्टर की मैन्युफैक्चरिंग है वो खत्म हुई है, बर्बाद हुई है और चीन ने डंपिंग शुरू कर दी है। और चीन की डंपिंग का सबसे बड़ा असर क्या होता है? चीन के पास में है बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, यानी अगर आप दुनिया भर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के लिहाज से देखें तो चीन के पास में 30% ऑफ द ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, यानी 1/3 के करीब करीब जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो चीन के पास है। उसकी तुलना में हम कहाँ खड़े हैं? हमारी जो हिस्सेदारी है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में वो इससे आधे से भी कम है। यानी अगर आप देखें जो वी नागेश्वरन है, जो कि उसके लीडर जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं वी नागेश्वरन, उन्होंने भी इस चीज को जिक्र किया कि अगर आप चीन को टॉप पे मानते हैं नंबर 1 पे, तो उसके बाद नंबर 2 से लेकर नंबर 10 तक की जो पूरी कैपेसिटी है अगर आप उसे जोड़ दें तो भी वो चीन की कैपेसिटी से कम है। यानी चीन की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो इतनी ज्यादा है। इसीलिए ये सारी बातें उठ रही हैं कि अगर टैरिफ वॉर होती है, टैरिफ वॉर का मतलब होता है कि एक दूसरे के ऊपर जो प्रोटेक्शनिज्म है उसका इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे पर ज्यादा कर लगाए जाते हैं, जिसका कि ऐलान अमेरिका ने किया है। उसके बाद क्या होता है? अमेरिका ने जो टैरिफ वॉर शुरू की है चीन के खिलाफ, उसका सीधा असर आएगा भारत की अर्थव्यवस्था पर भी। कैसे असर आएगा? उसका सीधा सीधा असर यह होगा कि हमारे यहां पर भी सबसे पहले तो यह कि आज आपने उसका पहला असर देखा, डॉलर ऑल टाइम हाई पहुंच गया है, 87 रुपीज से ज्यादा का डॉलर हो गया है। इसका सीधा सीधा मतलब क्या होगा? इसका सीधा मतलब यह होगा कि हमें निर्यात के अंदर मुश्किलें होंगी, आयात हमारे लिए और महंगा हो जाएगा, एक चीज। दूसरी बात यह है अभी आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है, तो ऐसे में आपको अपनी करेंसी डिवैल्यू करनी पड़ेगी। करेंसी डिवैल्यू करने का क्या मतलब होता है मृत्युंजय? करेंसी डिवैल्यू करने का मतलब होता है कि आपने अपने जो रुपया है उसको डिवैल्यू कर लिया, यानी डॉलर और मजबूत हो गया, रुपया और कमजोर हो गया। रुपया अगर और कमजोर हुआ, ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स जो हैं वो आपके ऊपर ज्यादा बढ़ेंगे। और ऐसे में जो बड़ा खतरा होता है, जब आपके पास में जो मनी पैरिटी है वो नहीं होती है, तो डंपिंग का सबसे बड़ा खतरा होता है। चीन के खिलाफ जब टैरिफ वॉर शुरू होगी अमेरिका की, जो जैसा कि अब शुरू हो गई है, करीब 10% का टैरिफ जो है अमेरिका ने लगाया है चीन के खिलाफ, तो चीन के खिलाफ इस 10% के टैरिफ का मतलब होगा कि चीन अपने माल को डंप करेगा। डंप करेगा मतलब औने पौने दाम पे, जिस दाम पे आप लेना चाहते हैं उस दाम पे ले लीजिए, बस मेरा सामान खरीद लीजिए। क्योंकि चीन के पास में वो कैपेसिटी है, वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग उतना बल्क में उसके पास है, बिल्कुल। और चूंकि उसके पास बल्क में है, वो माल डंप करना शुरू करेगा। डंप करना शुरू करेगा तो मार्केट में क्या होगा? मार्केट के अंदर आपका जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है, जो आपके यहाँ पे खासतौर पर जो एमएसएमई है, आपका जो छोटा कारोबारी है, छोटा उद्योगपति है, उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि उसको मैन्युफैक्चर करने से ज्यादा इंपोर्ट करना आसान पड़ेगा। एग्जैक्टली यही चीज हमारे यहाँ पे जो पीवी है या सोलर सेल है उसके केस में यहाँ पर जो इकोनॉमिक सर्वे है, मैंने इकोनॉमिक सर्वे इसलिए खोला कि यहाँ पर आप विस्तार में देख सकते हैं कि इसके अंदर इस चीज का जिक्र किया गया है कि पिछले एक दशक के अंदर वैश्विक सोलर फोटोवोल्टिक सेल के निर्माण के क्षेत्र में यूरोप, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका से चीन में सारी जो फैसिलिटीज हैं वो ट्रांसफर हो गई है। यानी चीन दुनिया भर में सोलर जो बैटरीज हैं, सोलर जो पावर अपने सोलर पैनल्स जो होते हैं, उसका ग्लोबल हब बन चुका है। और यूरोप, जापान और अमेरिका से भी जो फैसिलिटीज हैं वो चीन में ट्रांसफर हो गई है। ये चीन ने खेल किया है। मतलब जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है, जो भी लगता है कि ये आने वाले समय में भविष्य हो सकता है, चीन उस पर पहले से फोकस करना शुरू कर देता है। बिल्कुल, चीन न केवल उसमें फोकस करना शुरू कर देता। अगर आप देखिए, ये भारत की तुलना के अंदर यहां पर आपको फिगर्स नजर आ रहे हैं, तो आप देख लीजिए देश के और क्षेत्र के अनुसार सोलर फोटोवोल्टिक जो क्षमता है 2021 के ये आंकड़े हैं, उसके अंदर आप ये रेड से चाइना को डिनोट किया गया है, तो यहाँ पे तो लाल ही लाल नजर आ रहा है। साथ ही अगर आप देखें सेल्स बनाने में, तो सेल में ये येलो कलर से हमने इंडिया को डिनोट किया है। आप भारत का ये आंकड़ा देख लीजिए, ये तो जरा सा है, ये भारत था, ठीक है। इसके अलावा जो डिमांड है, डिमांड हमारी कितनी है? डिमांड हमारी इतनी हाई है, डिमांड हमारी हाई है। हमारी जो लोकल प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बहुत कम है, और लोकल प्रोडक्शन कैपेसिटी कम है और डिमांड ज्यादा है, और सबसे ज्यादा सेल अगर चीन बना रहा है तो स्वाभाविक रूप से लेना पड़ेगा। मैं अंदाजा लगा सकते हैं कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहीं अलग से पढ़ा है, यही चीजें सरकार के आंकड़ों के अंदर भी सामने आ रही हैं। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर हम कर क्या रहे हैं? हम इस समस्या का, ये तो आ गई एक्सरे रिपोर्ट, समाधान क्या है? अब इस एक्सरे रिपोर्ट को देखने के बाद दवाई क्या है? दवाई का सीधे सीधे से अर्थ है कि आपको इस क्षेत्र को इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना पड़ेगा। लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए आपको जो है इंडस्ट्री को खास तौर पर उस तरीके के इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगाएं। अब
अभी तक जो हुआ, सरकार की तरफ से पीएलआई स्कीम्स लॉन्च की गई थी, यानी परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव जो स्कीम्स थी सेक्टर वाइज, उसके अंदर हमने देखा कि उन तमाम कोशिशों के बावजूद फिलहाल हमें स्लंप देखने को मिल रहा है। दूसरी चीज, यहां पर एक और चीज लिखी हुई है, इलेक्ट्रिक वाहनों की आपूर्ति श्रृंखला के संबंध, यानी जो पूरी सप्लाई लाइन है, भारत ये तय कर चुका है कि 2070 तक हमको नेट जीरो बनना है, यानी अपना कार्बन उत्सर्जन कम करना है। मृत्युंजय, यहाँ पर जो समस्या है कि हम चाहते तो हैं कि इलेक्ट्रिक वाहन जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है हम अपनाएं, महंगे हैं, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आपके यहाँ पे डोमेस्टिक कैपेसिटी नहीं। दूसरी बात ये है कि जो लिथियम आयन बैटरीज हैं, आपके हमारे मोबाइल फोन की बैटरी से लेकर जो ईवी कार की बैटरीज हैं, बैटरी के बाजार का बेताज बादशाह है चीन, और ये बड़ी चिंता है, केवल हमारे लिए नहीं, दुनिया भर के लिए चिंता है। यही बात उठाई भी गई कि हम एआई का यूज तो कर रहे हैं, एआई लेकर आ रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक कार का यूज तो कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक कार लेकर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम डिपेंड हैं। बिल्कुल, जो हमारा डिपेंडेंस है, वो डिपेंडेंस जो है वो एक बड़ी चिंता और एक बड़ी चुनौती बनता चला जा रहा है। और चीन के साथ में बड़ी चीज क्या है, देखिए, चीन के साथ में जो अभी आपके संबंध हैं, उसके अंदर यहां से लेकर आप देख लीजिए कि करीब 3488 किलोमीटर का जो ये पूरा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ये यहां तक अरुणाचल प्रदेश तक, ये चीन के साथ लगा हुआ आपका 3488 किलोमीटर का अनरिजॉल्व्ड बॉर्डर है। तो ये जो है ये एक बड़ा फॉल्ट लाइन है, क्योंकि यहां पर हम कई बार देख रहे हैं 2012 के बाद से तो लगातार ये सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है कि भारत और चीन के बीच में गाहे बगाहे बॉर्डर टेंशन आते हैं। इस बॉर्डर टेंशन का कहीं ना कहीं बिजनेस के टेंशन से भी एक तालमेल है, या कहा जा सकता है उसका भी एक असर है जो आपको वहां देखने को मिलता है। साथ ही मैं चाहूंगा कि मैं आपको ये भी बताऊं, क्योंकि आंकड़ों की बात आपने की, ये बॉर्डर के टेंशन पर भी हम आएंगे, क्योंकि जो राहुल गांधी कह रहे हैं उसका भी एक टेस्ट ये कर लीजिए कि आखिर चीन कहां तक घुसा है, चीन घुसा है नहीं घुसा है, इसको लेकर बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन उन बातों को अगर आप देखें, उनको अगर आप एनालाइज करें, तो देखिए, बॉर्डर की बात तो हमने की, ठीक है, लेकिन इस बॉर्डर पर मैं आपको आगे बात करूं उससे पहले जरा ये आंकड़े देख लेना महत्वपूर्ण होता है। ये है बेसिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मसला, यानी हम चीन से कितना आयात कर रहे हैं और चीन को कितना निर्यात कर रहे हैं। यहां आप देख लीजिए, इंडियाज इंपोर्ट फ्रॉम चाइना, चीन से हम आयात कितना करते हैं उसका आंकड़ा जरा देखिए, ये है आयात का करीब 50%। बिल्कुल। और चीन को हमारे निर्यात का आंकड़ा क्या है, इंडियाज एक्सपोर्ट टू चाइना, उसका आंकड़ा है 8.46। सबसे बड़ा मसला है ये ट्रेड डेफिसिट, इतना बड़ा ट्रेड डेफिसिट, यानी इसमें मुनाफे में चीन है। चीन हमसे खरीदता नहीं है, हमें बेचता है। और यही कारण है कि हमारी जो फॉरेन करेंसी है उसका एक बड़ा हिस्सा चीन लेके चला जा रहा है, जिसकी बात चाहे राहुल गांधी हो, चाहे ये आंकड़े हो, ये सरकार के ये आंकड़े हैं। 2016 से लेकर 2024 के बीच के ये आंकड़े बताते हैं कि किस तरीके से कंसिस्टेंटली जो ट्रेड डेफिसिट है वो लगातार, हालांकि अगर आप देखें तो 2016 के अंदर जो ट्रेड डेफिसिट था वो 51.69 था, ठीक है, 59.69 बिलियन यूएस डॉलर, जो कि घट के आया है 41.89 बिलियन। ये घटता बढ़ता भी रहा है बीच में, ये बीच में घटता बढ़ता रहा है, लेकिन ये जो आप घटत देख रहे हैं ना, ये 2020 की है। 2020 के अंदर जब कोरोना आया था तब ये आंकड़े घटे थे। कोरोना के बाद में अगर आप देखें तो फिर ये लगभग वापस उसी स्तर के ऊपर जा रहा है। इनफैक्ट आप 2021 के अंदर देखेंगे तो ये तो 64 पे पहुंच गया, 2022-23 के अंदर तो ये 87 पे पहुंचा, रिकॉर्ड टूटे। बिल्कुल। अब ये रिवाइज फिगर जब आएंगे 41 के, क्योंकि 2024 में भी ये जनवरी से लेकर जुलाई तक के हैं, तो ये जो पूरे डेटा आएगा तब ज्यादा पता चलेगा कि आखिर वो कितना रहा। लेकिन ये जो कंसिस्टेंटली बता रहा है कि हम चीन को नकारने की जो कुछ बातें करते रहे वो केवल बातें थी, जमीन पर ना तो पब्लिक ने चीन के उत्पादों को नकारा। बिल्कुल, हम लगातार हर एक त्योहार पे बोलते रहे कि हमें चीन के बनाए हुए उपकरण नहीं खरीदने हैं, हमें झालर नहीं लेना चाहिए, लाइट नहीं लेना चाहिए, तमाम वस्तुएं जो है वो चीन की बजाय स्वदेशी अपनाएं। लेकिन स्वदेशी को अपनाने के मामले में लोग, भारत के ही लोग कितने जागरूक हैं वो ये आंकड़े बताते हैं। तो चीन तो फायदे में क्यों नहीं रहेगा मृत्युंजय, चीन तो फायदे में ही रहेगा, क्योंकि उसके पास मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी है। आप सस्ता खरीदना चाहते हैं, अपने देश के उत्पाद की बजाय आप चीन का सामान लेना चाहते हैं और सस्ता खरीद के खुश हैं, तो फिर ये आंकड़े तो सामने आएंगे ही सही। अब सवाल ये खड़ा होता है कि चीन हमें बेचता ज्यादा है और हमसे खरीदता कम है, तो इसके अंदर क्या ऐसा कोई सामान नहीं जो हम चीन को बेच सकते हो? चीन हमारे यहां से कच्चा माल लेता है, बहुत सारी चीजों का कच्चा माल चीन लेता है। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा मसला आता है जिसमें हमारा डोमिनेंस हो सकता है, फार्मा इंडस्ट्री, यानी हम दवाएं, जो जेनेरिक दवाएं हैं वो हम
खूब बनाते हैं, दुनिया में एक बड़ा उत्पादक है भारत, लेकिन चीन ने अपने यहाँ पर नियम ऐसे बना रखे हैं कि वो हमारी दवाओं को नहीं लेता है, कभी स्टैंडर्डाइजेशन के नाम पर, कभी एपीआई के नाम पर कोई ना कोई वो बैरियर लगा देता है, क्योंकि चीन का अपना भी, चीन हमसे कॉम्पीट कर रहा है उस क्षेत्र के अंदर, मतलब जिसमें हम ताकतवर हैं, जिसमें हम ताकतवर हैं, उसमें वो हमसे उसमें वो हमसे न केवल कॉम्पीट, तो वो हमसे हर चीज में करता है। क्योंकि देखिए कपड़े के मामले में भी अगर आप देख लीजिए तो कपड़ा हम भी बना रहे हैं, कपड़ा बांग्लादेश भी बना रहा है, कपड़ा हम भी बना रहे हैं, कपड़ा चीन भी बना रहा है। अब ग्लोबल मार्केट में जब प्रोडक्ट जाएगा तो भारत के प्रोडक्ट के का मुकाबला होगा चीन के प्रोडक्ट से, और चीन के पास में चूंकि मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इतनी ज्यादा है कि वो बल्क में बड़ा प्रोडक्शन कर सकता है, और बल्क में जब वो बड़ा प्रोडक्शन कर सकता है तो वो सस्ता बेच सकता है। अगर वो सस्ता बेच सकता है तो भारत के उत्पादक को घाटा होगा। भारत में इस तरीके के कई उत्पाद रहे हैं मृत्युंजय, जिसके अंदर लोगों को मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा इंपोर्ट करना सस्ता पड़ा। इसीलिए आप देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे सामान, चाहे मोबाइल फोन से लेकर बहुत सारी चीजें ऐसी रही जिसके अंदर लोग अपने ब्रांड का ठप्पा लगाते थे, वहां से किट मंगाते थे, उसको असेंबल करते थे और मार्केट के अंदर बेच देते थे। यानी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं थी आपके पास ट्रेडिंग कैपेसिटी थी। यही जो सारी चीज है ये चीन के सामने हमें कमजोर बना रही है, और चीन के सामने चूंकि हमें कमजोर बना रही है उसी का असर आपको यहां पर बॉर्डर पे भी कई बार नजर आता है कि बॉर्डर के ऊपर क्यों ऐसा हुआ कि 2012 के बाद से चीन लगातार कभी यहां डेमचौक के इलाके में, कभी यहां चुमार के इलाके के अंदर, कभी यहां पर नाथुला के इलाके के अंदर, क्यों इन तमाम इलाकों के ऊपर चीन का जो प्रेशर है वो हमें कई बार देखने को मिलता है। हालांकि अगर बात की जाए कि चीन भारत के इलाके में घुसा है नहीं घुसा है, तो देखिए इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि चीन भारत के इलाके के अंदर घुसा है, लेकिन ये जो घुसने की बात थी, ये घुसने की घटना तो 1962 के अंदर ही हो चुकी थी। 1962 के अंदर जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया था और उसके बाद चीन ने सीज फायर करके इस इलाके को कब्जा लिया था। तो ये जो इलाका है, खास तौर पर ये अक्साई चिन का जो इलाका है, ये चीन के कब्जे के अंदर है, और ये 1962 से चीन के कब्जे के अंदर है। इसके अलावा यहां का ये जो इलाका है, ये इलाका शक्सगाम वैली का ये जो इलाका है, ये 1963 के अंदर चीन को 1963 के अंदर पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट कर दिया था। यानी अगर आज की स्थिति में बात की जाए कि चीन भारत के कितने इलाके में घुसा हुआ है, तो हमारे हिसाब से, हमारे दस्तावेजों के हिसाब से करीब 43,000 वर्ग किलोमीटर जो है वो भारत का इलाका चीन के कब्जे में है। यानी अतिक्रमण कर चुका है यहाँ पे, चीन के कब्जे में ये 43,000 वर्ग किलोमीटर है। दूसरी बात यह है कि इस पूरे इलाके के अंदर बॉर्डर नहीं है, इस इलाके के अंदर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का मतलब है कि मृत्युंजय आप यहां खड़े हैं तो आपकी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये है, और मैं अगर यहां खड़ा हो गया तो मेरी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यहां से आती है। इसीलिए दोनों के बीच में जो जहां खड़ा है वहां से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो डिफाइन कर देता है। इसीलिए ये टेंशन आता है क्योंकि बॉर्डर डिफाइन नहीं है, और यही एक ऐसा मसला है। देखिए आरोप प्रत्यारोप राजनीति से अलग अगर हम बात करें तो 14 नवंबर 1962 को भारत की संसद का एक रेजोल्यूशन था। यानी 1962 की लड़ाई खत्म होने के बाद में भारत की संसद में 14 नवंबर 1962 को एक रेजोल्यूशन पारित किया गया था, जिसके अंदर कहा गया था कि चाहे कितना भी वक्त लगे लेकिन चीन से हम ये जगह लेकर रहेंगे। ये भारत की संसद का रेजोल्यूशन है, यानी आपका हमारा रेजोल्यूशन है कि समय कितना भी लगे लेकिन चीन से हमें ये जगह लेनी है। अब सवाल ये आता है कि चीन से ये जगह हम कैसे लेंगे और कब लेंगे, और अगर जब तक हम नहीं ले पाते हैं तब तक क्या स्थिति होगी। जो सारा मसला, सारा झगड़ा फंसा हुआ है वो यहीं पे फंसा हुआ है कि चीन से अगर हम ये जमीन नहीं लेते हैं तब तक कम से कम इस इलाके के अंदर शांति रहे, चीन और आगे बढ़ने की कोशिश ना करे, कम से कम यहां पर हम चीन को। बात तो यही है कि हम ये ले या अभी ना ले पाए, क्योंकि 40 साल से ज्यादा हो गया है, लेकिन जो इसके अलावा घुसपैठ की जा रही है यहां तक तो चलो ठीक है, यहीं पे अगर मामला रुका रहे, ठीक तो ये भी नहीं, ठीक नहीं है, चलिए यहाँ पे रुका रहे, यहाँ पे रुका हुआ है, यहाँ पे आपकी लड़ाई चल रही है, किसी दिन हम इसे अपने कब्जे में ले लें, लेकिन यहां से जब वो आगे बढ़ रहा है तो इस पे क्या कार्रवाई चल रही है। देखिए इस पर जब वो चला तब भारत और चीन के बीच में पिछले लंबे समय से, अगर 2012 के बाद से अगर बात की जाए तो इस इलाके में जब चीन की सेना यहां पर आई है, देप्सांग के इलाके के अंदर जैसे ही ये टेंशन बढ़ा तब उस समय में इस इलाके के अंदर भारत की सेना की तरफ से रिस्पांस दिया गया, आई टू आई सिचुएशन हुई। उसके बाद हमने देखा कि यहां पर चुमार के इलाके के अंदर भारत और चीन के बीच में आमने सामने की स्थिति रही जो कि करीब करीब 3 हफ्ते तक चलती रही। इसके बाद यहां पर डोकलाम का इलाका जो कि भूटान और भारत की बॉर्डर का इलाका है, ये भूटान और भारत की बॉर्डर का इलाका, माफ कीजिएगा, ये वाला जो इलाका है जो कि डोकलाम ट्राई जंक्शन बनता है, इस डोकलाम ट्राई जंक्शन के ऊपर भी 2017 के अंदर टेंशन बना रहा
और टेंशन जो है वो कई महीनों तक रहा। उसके बाद जब रिजॉल्व हुआ तो चीन भी पीछे हटा और भारत की सेनाएं भी पीछे हटी। तो ये आमने सामने की स्थिति चीन को ये बताने के लिए ही है कि आप इससे आगे मत आइए, और अगर इससे आगे आते हैं तो फिर लड़ाई टकराव की स्थिति में जाएगी। और वही स्थिति जो है वो यहाँ गलवान वैली के इलाके के अंदर भी हुई, जब 15 जून 2020 को भारत और चीन की सेनाओं के बीच में आमना सामना हुआ। ठीक है प्रणय, ये तो बात हो गई, हमने सीमा की बात कर ली, हमने तकनीकी रूप से बात कर ली। अगर हम हथियारों की बात करें, शस्त्रों की बात करें, तो भारत और चीन में क्या अंतर है? देखिए, मिलिट्री पावर के अगर हिसाब से बात की जाए तो दोनों के बीच में बड़ी स्टैंडिंग आर्मी है। चीन के पास भी एक बहुत बड़ी सेना है, दुनिया की आप दूसरी या तीसरी सबसे बड़ी सेना कह सकते हैं चीन के पास में है। दूसरी बात, भारत के हिसाब से अगर आप देखें तो चौथे नंबर पे सबसे बड़ी सेना भारत के पास में है। यानी दोनों, भारत और चीन, बड़े स्टैंडिंग मिलिट्री पावर हैं। दूसरी बात यह है कि भारत को डिफेंड करना है अपनी इस पूरी टेरिटरी को। साथ साथ चीन का जो इलाका अगर आप देखें तो चीन की सेना न केवल बड़ी है, चीन ने टेक्नोलॉजिकली बहुत ग्रोथ किया है, उसने कई बड़े हथियार डेवलप किए हैं। चीन बड़ा ड्रोन पावर बनकर उभर रहा है, चीन के पास में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। लेकिन केवल ये हथियारों की जो तुलना है, इस हथियारों की तुलना से किसी हथियारों में जो तकनीक है, मसला ये है कि टेक्नोलॉजी, चीन टेक्नोलॉजी में भी तो हमसे आगे है, वो हथियारों में जो टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है वहां पे हम काफी पीछे रह रहे हैं। देखिए, हम बहुत पीछे नहीं हैं। बहुत पीछे से तात्पर्य यह है कि अभी तो इस हथियार का इस्तेमाल इसने भी नहीं किया और ना हमने किया। तो हथियारों का इस्तेमाल होने के बाद ये पता चलता है कि कौन सा हथियार किस पर भारी पड़ता है। क्योंकि हमने देखा है कि पाकिस्तान के साथ जब लड़ाई हुई थी तब उस समय हमारे जो सेबर जेट्स थे उसने पाकिस्तान के जो नेट हंटर्स थे विमान, उनको परास्त किया था। चीन के पाकिस्तान को जो पैटर्न टैंक मिले थे अमेरिका से, उनको हमने बर्बाद किया था। तो ऐसा नहीं है, यहां पर लड़ाई या मशीन का, हथियार का इस्तेमाल कौन कैसे करता है, कितना अच्छे से करता है, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। हालांकि यह बात जरूर है कि इस पूरे इलाके के अंदर चीन के सामने चुनौतियां भी बहुत ज्यादा हैं। क्योंकि आप ये देखिए, चीन का अगर आप नक्शा देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ जाएगी। ये चीन है और चीन के इस इलाके को अगर आप देखें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि चीन की मुश्किलें कहां हैं और आसानी कहां है। चीन की जो सबसे बड़ी मुश्किलें हैं, तो ये देख लीजिए आप, ये प्रकृति ने एक लकीर खींच रखी है चीन के दो हिस्सों के बीच में। तो चीन का ये वाला जो हिस्सा है ये सबसे समृद्ध है, सबसे ज्यादा आबादी वाला है, सबसे ज्यादा यहाँ पर उर्वरा भूमि है, सब कुछ कहा जाए आबादी सबसे ज्यादा यहाँ पर है। और ये इलाका जो है रेगिस्तानी भी ज्यादा है, मुश्किलों भरा भी है। और यही इलाका जो है ये तिब्बत का इलाका है, तिब्बत का ये जो पूरा पठार है, यहाँ पर चीन की बहुत सारी चुनौतियां हैं। इसलिए चीन के लिए मोबिलाइजेशन करना, अपने मेन एरिया से, मेनलैंड से इस इलाके के अंदर सप्लाई को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। जबकि भारत के पास में अगर आप देखेंगे तो इस तरीके का कोई नेचुरल डिसएडवांटेज नहीं है। भारत के पास में सीमा का एक बहुत बड़ा इलाका पहाड़ी इलाका है। यानी अगर हम इस इलाके की बात करें यहां से लेकर यहां तक का, तो ये बड़ा पहाड़ी इलाका है। लेकिन इतना बड़ा जो वास्ट टेरेन है या इतना बड़ा जो इलाका है उसके अंदर चुनौतियां भारत के सामने नहीं है। इसीलिए जो बड़ा रेल रोड नेटवर्क जो है वो चीन इस इलाके के अंदर विकसित कर रहा है, यहाँ पर अपने बेसिस बनाने की कोशिश करता है यहाँ पर, इसीलिए क्योंकि उसको हमेशा इस बात का खतरा सताता रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत जल्दी से यहाँ पर फोर्स मोबिलाइज कर देगा और वो यहाँ पर आने में चूक जाएगा। यही वजह है कि वो यहाँ पर मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने से लेकर अपने जो बेसिस है वो यहाँ पर बना रहा है। लेकिन जब मिलिट्री प्लानिंग होती है तो दोनों सेनाएं हमेशा ये प्लान करके रखती हैं कि अगर इन्होंने मेरे ऊपर आक्रमण किया तो मैं जवाबी कार्रवाई में कौन कौन सी जगह है जो है उसके कौन कौन से बेसिस हैं, कौन कौन से इलाके हैं, कौन कौन से आबादी के क्षेत्र हैं, उनको एलिमिनेट किया जा सकता है। और वहां आती है आपके हथियारों की ताकत और क्षमता से ज्यादा। ऐसा तो नहीं होता है ना कि किसी के पास अगर बहुत ज्यादा हथियार भी हो, क्योंकि ये हमने देखा है अमेरिका के पास सबसे ज्यादा हथियार है, लेकिन उसको क्यों वियतनाम की वॉर छोड़नी पड़ी, क्यों उसको अफगानिस्तान से वापस होना पड़ा? क्योंकि आप हथियारों के दम पर किसी जगह पर पहुंच तो सकते हैं लेकिन उसके बाद उस इलाके को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और इसीलिए हमने दुनिया के कई उदाहरण हैं इस तरीके से। इसलिए केवल ये कंपैरिजन करना कि चीन के पास में बहुत बड़ी मिसाइल्स हैं, क्योंकि अगर वो ये मिसाइल चलाता है तो भारत की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की मिसाइलें चलेंगी, और जवाबी कार्रवाई की जब मिसाइल चलेगी तो उसके जिन इलाकों के अंदर जाएगी वो मिसाइल, क्या वो इतना नुकसान लेने की स्थिति में है? क्या ये घनी आबादी वाले जो क्षेत्र हैं यहाँ पर जो तबाही होगी, क्या चीन ये लड़ाई करना चाहता है? ठीक है प्रणय, बहुत बहुत शुक्रिया। खैर, कभी युद्ध ना हो, युद्ध तो वैसे भी कोई विकल्प होता नहीं है, अंतिम विकल्प होता है युद्ध। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। भारत और चीन को लेकर आपको क्या लगता है, आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए अमर उजाला। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें
और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।